नमस्कार साथियों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन भारत के भूगोल का पूरा जिक्र करेंगे कि आखिर भारत का जो भूगोल है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक क्वेश्चंस की स्टडी यहाँ मेरे द्वारा करवाई जाएगी। पूरी बुक का रिवीजन हम यहाँ करने वाले हैं। जो एक बार ठीक से बुक पढ़ लेते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। और मैं आपसे ये आशा चाहूँगा कि एक बार आप पूरी बुक को ज़रूर पढ़िए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। इंडिया में होने वाले कंपटीशन CRBF, BSF, SSC से रिलेटेड जिसमें केंद्र का जीके आपको पूछा जाता है, इंडिया का जीके आपको पूछा जाता है, हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी एक बार मैं बोल रहा हूँ, फिर अपने सीधा क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। यदि आपको ठीक लग रहे हैं सारे क्वेश्चन तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अपना एक ही मकसद है कि आपको थोड़ा अच्छा सिखाना है, भले ही ये बार बार ना कहीं सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे तब करिएगा। चलो पहला क्वेश्चन अभी लेटेस्ट अपन ने उठाया है। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए आपका एक पड़ोसी मुल्क है जिसको आप चीन कहते हैं, आपको बहुत आंखें दिखाता है ये। चीन पहले पहले स्थान पे था। अप्रैल में अपन ने उसको क्रॉस करके इंडिया पहले स्थान पे आ गए। ये किसी देश के लिए कोई अच्छाई की बात नहीं होती है। चलो ये तो कोरोना की देन थी, और अपना भारत है वो पहले स्थान पे आ गया। मतलब पहले स्थान पे कौन है जी, जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया है। उसके साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, सातवां। तो इसका करेक्ट आंसर को क्या हो जाएगा, बी। मतलब जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला व सातवां स्थान है। देखिए इसका उल्टा भी लिखा हुआ, सातवां व पहला। तो क्वेश्चन बनाने वाले जो होते हैं वो ठीक से ऐसे बनाते हैं कि बच्चा सातवें और पहले पे भी तो टिक कर सकता है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्स में इनमें से दो चार पाँच कोई भी एग्जाम आप दे लीजिएगा, मिलता रहेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा दो देशों से लगती है। देखिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन से बताता रहूँ। नेक्स्ट देखिए, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान तो है नहीं, तो सी तो हो नहीं सकता। दादर व नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये गुजरात में है तो देश से तो लग ही नहीं सकता। बात रही मिजोरम और जम्मू कश्मीर की, तो देखिए मिजोरम भी दो से नहीं लगता। जम्मू कश्मीर है वो चीन, चीन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चीन के पास में एक तिब्बत है जिसको चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन है नहीं जी, अपने को डराने के लिए। देखो कब अपने भी दिन अच्छे आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर जो पहले क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था, उसको तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। याद करिए धारा 370 35A को यहाँ से हटा दिया गया है। वो डेट वगैरह भी याद होनी चाहिए करंट जीके में आपको। लेकिन यहाँ का एक अच्छा क्वेश्चन जो मैंने लिया नहीं, आपसे ये पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वहाँ का गवर्नर कौन था। गवर्नर कौन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वहाँ के गवर्नर कौन थे जी, सत्यपाल मलिक थे, जो कि कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। मतलब ये 40-50 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन आप ठीक से सीख पाएंगे, पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है जो वर्तमान में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अब याद करिए जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि पिंग मिलियन जो पॉइंट्स होता है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होता है, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है जी, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पिंग मिलियन पॉइंट्स होता है, जिसको वर्तमान में क्या कहा जा रहा है, इंदिरा पॉइंट कहा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, जस्ट ए वेट। जस्ट ए वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, देखिए बढ़ो आगे।
समथिंग मिस्टेक, जल्दबाजी में ऐसे ही दुर्घटना होती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से सही का मिलान कीजिए। आपको सही का मिलान करना है जी कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है भारत और चीन के बीच, सबको पता है जी मैकमोहन लाइन होती है। भारत और पाकिस्तान, ये तो कौन भूल सकता है, अपना बहुत ही अच्छा दोस्त है ना। रेड क्लिफ रेखा होती है। नेक्स्ट देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्रोन्ड लाइन होती है। मतलब उपरोक्त सभी चारों ही यहाँ पे सही है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए क्या होगा 5वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, मतलब ये सारे ही क्या है जी, सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, देखो दक्षिण में भारत श्रीलंका से किस प्रकार अलग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दक्षिण में भारत श्रीलंका से किस प्रकार अलग होता है। तो देखिए दक्षिण की तरफ जब अपन चलते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के साथ एक संधि की हुई है। मन्नार की खाड़ी भी वहाँ पे ऑप्शन है। मतलब श्रीलंका से पाक जल संधि द्वारा भी अलग होता है, उसके साथ में मन्नार की खाड़ी, मतलब ए व बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा जी, देखो राज्य का वह युग्म, मतलब राज्यों का आपको युग्म का चयन करना है। राज्यों का वह युग्म जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी ये भी। तो कर्क रेखा का आप कॉम्बिनेशन याद रखिए। राजस्थान से चलती है झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, फिर आगे की तरफ मुड़ जाती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। बाकी में देखिएगा हरियाणा से नहीं निकलती तो हरियाणा नहीं, दिल्ली से नहीं निकलती, असम से नहीं निकलती, तो अपने आप तीनों गलत हो गए। तो राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। अपने को सारे जो स्टेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन पता रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आगे बढ़िए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य तटरेखा से होकर नहीं गुजरता। भारत का कौन सा राज्य तट रेखा से होकर नहीं गुजरता। तट रेखा का मतलब जहाँ समुद्री रेखा बनती है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास नेक्स्ट पेज पे है जी कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद राजस्थान। तो इन सब को देख के कर्नाटक में तट रेखा लगती है, उसके साथ उड़ीसा में तट रेखा लगती है, महाराष्ट्र में भी तट रेखा लगती है, राजस्थान में किसी प्रकार की तट रेखा नहीं, क्योंकि ये तो देखिए भाई डार्क जोन होता है। डार्क जोन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये काला पीला होता है, नहीं जी, राजस्थान में पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। ठीक है, चलिए जी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी अपनी सीमा बनाती है। नदियों से संबंधित प्रश्न आ गए हैं जी, कि आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, उनके बीच कौन सी ऐसी नदी है जो अपनी सीमा बनाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नील, नेक्स्ट है संकोश नदी, नेक्स्ट है यमुना नदी, नेक्स्ट है गोदावरी नदी। तो यहाँ याद रखिएगा संकोश जो नदी होती है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अपनी सीमा बनाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। वाह, अब देखिए दर्रे सारे याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पहला है सीपकला, दूसरा है रोहतांग। देखिए सीपकला हिमाचल प्रदेश में होता है, रोहतांग भी है, बड़ा लाचा भी है, तुज्जू, जो तुज्जू दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसकी एक मतलब मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो जो जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ इसकी आप एक आंसर की भी तैयार कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन देखो तुरंत आप आंसर लगा दो। जीरोक्स भी करवाओ अगर पूरी पीडीएफ की, तो फिर लास्ट में आप वो की लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अपन। निम्न दर्रे तथा राज्यों में गलत का चयन कीजिए। मतलब आपको ऐसा चयन करना है जिसमें क्या है कि ये दर्रा है वो इस राज्य में नहीं है। सबसे पहले जो जिला दर्रा सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन में लिखा हुआ नाथुल्ला सिक्किम। अब नाथुल्ला दर्रे की कुछ खास बातें भी हैं, सिक्किम में होता है ये। फिर है लिपुलेख, लिपुलेख उत्तराखंड में है जी। माना उत्तर प्रदेश, अरे माना नाम का तो है ही नहीं ना, दर्रा ही नहीं है, तो माना उत्तर प्रदेश। मतलब ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट पे अपन बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, ज्वार सुरंग किस दर्रे पर स्थित है। जवाहर सुरंग
किस दर्रे पे स्थित है? तो वही ऑप्शन है उनमें, देखिएगा पहला है बनिहाल, जोजिला, नाथुला, उसके बाद तुजू। अब देखिए जवाहर सुरंग के साथ में आप एक छोटी सी चीज़ और याद रख लीजिएगा, और वो है अभी अभी जो केंद्र सरकार ने बनाई है ना अटल टनल, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन करंट जीके के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। तो ज्वार सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रे के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? ए, मतलब बनिहाल दर्रे पे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। वाह, जीवित जड़ फूल कहाँ पाया जाता है? अब आपको ये नाम सुन के लग रहा हो कोई खाने की चीज़ होती है, क्या होता है? तो जीवित जड़ फूल कहाँ पाया जाता है जी? मेघालय। और ऑप्शन देखो चारों वैसे ही हैं जो जिसमें पहाड़ है, मेघालय, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो होता है वो मेघालय में पाया जाता है, मेघालय की पहाड़ियों में जीवित जड़ फूल पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, किस दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? मतलब भारत की नदी है जिसको अपन ब्रह्म, काफ़ी नदियां हैं, उनमें से एक नदी है ब्रह्मपुत्र। अगले ने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस दर्रे के नज़दीक ये भारत में प्रवेश करती है? तो पहला है यांगयप, दूसरा है जोजिला, जोजिला के बाद नाथुला, नाथुला के बाद नीति। तो देखिए याद रखिएगा, यांगयप जो दर्रा है इसके निकट ही कौन प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। अच्छा जी, ये लो दूसरा पार्ट आपके सामने आ गया। दूसरा पार्ट क्या है? भारत का भौगोलिक स्वरूप, मतलब भारत का जो स्वरूप है उसमें से कुछ क्वेश्चन अपन ने निकालें। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत मैदान है? मतलब ऐसा कितना प्रतिशत है जहाँ पे मैदान है? तो ए है ऑप्शन 43, फिर 42, 52 और 33। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें पहली ही लाइन आ जाती है कि भारत के कितने प्रतिशत, मतलब भारत के 43% के भूभाग के ऊपर क्या है? विस्तृत मैदान है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन की ओर आने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर एवं, बीच में स्पेस छोड़ा, प्रायद्वीपीय पठार की ओर एवं तिब्बत की ओर हो गई। क्या हो गई जी? है ना? देखो, अवतल उत्तल, उत्तल अवतल, उत्तल समतल, अवतल वेद समतल। अरे वाह, ये तो बड़ा ही रोचक है। चलो जी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आगे वाले अपन पढ़ेंगे ना, हम थोड़ी स्पीड लेंगे अपन, जैसे अपना टाइम कवर हो चुके, आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन लगाइए इसी प्रकार से, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके 40% सही होते हैं, 40% सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होती है, क्योंकि 100 में से 100 जीके में किसी के नहीं आते भाई साहब, 60 मैक्सिमम होते हैं। अगर 40 आपके बन रहे होते हैं ना, 40%, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो देखिए हिमालय पर्वत के प्रायद्वीपीय पठार की ओर, देखिए प्रायद्वीपीय पठार की ओर जब अपन देखेंगे तो उस तरफ उत्तल होती है और तिब्बत की ओर हमेशा अवतल होती है। तो बी इज द करेक्ट। उत्तल का मतलब उभरी हुई, अवतल का मतलब धसी हुई, मतलब ये जो भाग होता है ये तो अवतल भाग है, और इधर का जो भाग होता है ये कौन सा भाग है जी? उत्तल भाग है। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट अपन आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसकी लंबाई कितनी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो उसकी लंबाई कितनी है? तो अगले ने दे रखा, देखो ए ऑप्शन है जरगा, गुरु शिखर, रघुनाथगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो याद रखना आपको, गुरु शिखर जो होती है वो सबसे ऊंची चोटी होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1722 मीटर। अब देखिए यह ऐसा क्वेश्चन भी अगला बना सकता है, इस ऑप्शन में लिख दे गुरु शिखर और लिख दे 1734, तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे की ओर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पठार में से चंबल और बेतवा नदियां निकलती है? पठार लिखे गए हैं और इनमें से आपको पूछा है कि कौन से पठार में से चंबल नदी, चंबल नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, चंबल नदी के किनारे सबसे ज़्यादा डाकू पाए जाते हैं, जिनका खात्मा हो चुका है जी। राजस्थान सरकार ने सभी डाकुओं को ठिकाने लगा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, मालवा का जो पठार है, इस मालवा के पठार से चंबल और बेतवा दोनों नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा, किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? वाह, तेरे रूर में मैं मर जावा, तेरे संग में कितना चल जावा। देखिए किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? 18 का देखिएगा, तो मालवा, दक्खन,
सतपुड़ा की पहाड़ी। रांची का जो पठार होता है उसका दूसरा नाम क्या है? रूर का पठार। चलिए जी, मतलब 18 में आंसर हो जाएगा डी। 19 क्वेश्चन पे आइए, क्या बोला अगले ने? भारत के पूर्वी समुद्री तट में कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? वाह यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीआरपीएफ में आने की पूरी पूरी संभावना है इसकी। भारत के पूर्वी समुद्री तट में कृष्णा डेल्टा है, उसके साथ गोदावरी डेल्टा है। तो इन दोनों, ये जो दोनों के बीच का जो सरफेस है वो कौन सा तट बनाता है? तो याद रखिएगा, गोलकुंडा तट बनाता है। कौन सा बनाता है जी? गोलकुंडा तट बनाता है। समझ पा रहे हैं सारे? देखिए, सीखने का पूरा आपको प्रयास करना है। मेरी तरफ से पूरी मेहनत आपके लिए की गई है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, वरना अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रयास था कि मैंने जितना पढ़ा है मैं आपको दे दूँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है किस द्वीप पर स्थित है? मतलब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और उस वो कौन से द्वीप पे स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है लालसेट द्वीप पे, मारमा गोवा, उसके बाद है पारादीप, उसके बाद है मंगलोर। तो कौन से द्वीप पे स्थित है भारत का सबसे बड़ा? लालसोट द्वीप पे स्थित है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। व्हीलर द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वाह। ए है नाराकुंडा, ए मिनी, फिर है बेरन, बेरन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अब्दुल कलाम। आंसर टिक। अब्दुल कलाम के बारे में कहानी भी आपको याद रखनी है। चलो जी, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट आगे। क्या कहानी होगी देखिए, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी। देखिए, मैं आगे वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिखा रहा, पीछे वाला भले दिखता रहे, क्योंकि डबल माइंड हो जाता है। जब डबल माइंड हो जाता है तो गेंद हमेशा नीचे गिरती है। चलो क्या है जी कि निम्न में से किस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा द्वीप है जिसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है? पहला है बीरन, फिर है पंबन, फिर है कन्नूर, कोई नहीं। तो याद रखिएगा रामेश्वरम द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप होता है जी? पम्बवन जो द्वीप है उसी को किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। पाक खाड़ी, पाक खाड़ी कहाँ स्थित है? पाक खाड़ी कहाँ स्थित है? तो पाक खाड़ी का मतलब आपके मन में आ रहा होगा पाकिस्तान के लगन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य, लक्षद्वीप व मालाबार के मध्य, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, उसके बाद है अंडमान व निकोबार के मध्य। तो इसमें देखिए, एक क्वेश्चन पहले भी आया था, इस श्रीलंका से रिलेटेड भारत पाक मतलब वो जल संधि बना रहा था, तो वहाँ पाक खाड़ी का नाम आया था, याद करिएगा। तो श्रीलंका नाम हमने पकड़ा, तो दूसरा क्या आ गया? तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच। तो क्वेश्चन उनको रिलेट करिए, मतलब एक क्वेश्चन उसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन आपको लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 200 क्वेश्चन की पूरी स्टडी करने वाले हैं यूट्यूब के इतिहास में। 200 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, मतलब बुक आपकी अच्छे से कंप्लीट है। अगर 40% आपके आ रहे हैं, 40 से कम आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको और एफर्ट लगाने होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? ये तो आप कर दो यार। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो इस तुरंत आपको आंसर लगाना था, कर्नाटक। धारा कर्नाटक से प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। ओहो, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? महेंद्रगिरी, याद करिए, किन दो पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर स्थित है। ये लो जी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक आपका भारत की नदियाँ, कि भारत में कितनी नदियाँ कैसे कैसे प्रवाहित होती है। नदियों में इतना ही ध्यान रखना है, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, ठीक है। उद्गम के बाद नदियाँ विलय के कहाँ विलय होती है, नदी की लंबाई कितनी है, किस राज्य से वो गुजरती है, उसके किनारे क्या क्या स्थित है। बस इतना ही तो होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन। लुनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बोलो। पहला ऑप्शन दे रखा है धार जिला मध्य प्रदेश, उदयपुर जिला राजस्थान, नाग पहाड़ जिला अजमेर नेपाल। तो बहुत ही आसान है ये। कहाँ से निकलती है जी? नाग पहाड़ अजमेर से। कौन सी नदी? लूनी नदी। 23 में इसकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बिंदास रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हुगली नदी गंगा में किस जगह मिलती है? हुगली, हुगली के नाम से आपको कौन सा ध्यान आ रहा होगा? देखिए, स्थान के नाम से भी आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। हुगली बहुत पॉपुलर हुआ था पश्चिम बंगाल में जब वहाँ इलेक्शन थे। हुगली मतलब वहाँ ममता बनर्जी थी, इसको ओपोजिट में शुभेंदु अधिकारी था, उनकी लड़ाई बहुत होती थी हुगली नामक स्थान पे। तो हुगली कहाँ है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आएंगे। पश्चिम बंगाल में। तो हुगली नदी, नदी ही अगर हुगली है तो मतलब पश्चिम बंगाल तो श्योर है। तो आंसर देखो धुलिया पश्चिम बंगाल में। तो आप हर चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ कैसे क्या कुछ चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अरे तो 27 में आंसर क्या है जी? डी। नेक्स्ट बढ़िए आगे। 28। सोन नदी का उद्गम स्थान है। सोन नदी का उद्गम स्थान है। पहला ऑप्शन दे रखा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है मानसरोवर झील, फिर पूरा गांव, विंध्याचल पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोन नदी हमेशा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलो जी नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? वाह। गंडक नदी से प्राप्त पत्थरों को क्या कहा जाता है? यार ये पत्थरों नहीं है, ध्यान दीजिए भाई, ये है पत्थरों को क्या कहा जाता है? पत्थरों नहीं है, पत्थरों को क्या कहा जाता है मतलब गंडक नदी से जो पत्थर निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अरे भाई मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। भारत में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के गेट मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर लाया जा रहा था जो बहुत ही वायरल था, और उस पत्थर का नाम क्या था? शालिग्राम था। तो गंडक नदी से प्राप्त पत्थरों को क्या कहा जाता है? शालिग्राम। ये जो नदी है वो श्रीलंका में भी प्रवाहित होती है। तो शालिग्राम को श्रीलंका से अपने यहाँ तक लाया गया था, नहीं नेपाल से यहाँ लाया गया था, सॉरी आई एम सॉरी। नेपाल से कहाँ तक लाया गया था? मतलब गंडक नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। तो शालिग्राम, इस पत्थर का नाम क्या है जी? शालिग्राम। चलिए जी, जिसकी बहुत पूजा की थी लोगों ने, हमने भी की थी, आप भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है जी? देखिए, वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? अरे यार ये तो बहुत ही सुपरफिशियल पॉपुलर क्वेश्चन है। बनास नदी वन की आशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने किलोमीटर चलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी कुल लंबाई याद रखना है और ये भारत में कितनी चलती है। तो बड़ा आसान है, भारत में याद रखिएगा 916 किलोमीटर ये चलती है। नेक्स्ट आइए मेरे साथी, पर पूरी क्लास को अंजाम देते सारे क्वेश्चन सीखने का प्रयास कीजिएगा और खुद से क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। रटना नहीं है, हर चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। थ्योरेटिकल क्लास जब आप देखेंगे तो सारी बातें आपको समझाते हुए चलेंगी। तो क्वेश्चन है, टेस्ट प्रैक्टिस है। चलिए, दक्षिण भारत की गंगा का मुहाना कहाँ है? दक्षिण भारत की जो गंगा है, मतलब गंगा नदी जो दक्षिण में प्रवेश करती है, उसका मुहाना कहाँ है जी? बताइए, बोलो। बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? वाह वाह। पद्मा, जमुना, मेघना, मेघना, जौनपुर। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? बताओ। पद्मा। ठीक, आगे बढ़ो, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सारे अच्छे क्वेश्चन है। राजस्थान का चूलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे पे है? पहला ऑप्शन है बनास, फिर है गोदावरी, फिर है गंगा, फिर है चंबल। अरे राजस्थान से एक ही नदी तो निकलती है इनमें से, कौन सी नदी बताओ? चंबल नदी। मैंने पहले भी बताया था, चंबल के डाकू। राजस्थान में तभी तो पानी की कमी है, क्योंकि राजस्थान में नदियाँ बहुत कम बहती है। ठीक है, एक चंबल नदी ही है वो ज़्यादा बहती है। ठीक है, और राजस्थान में जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ओम बिरला जी वहीं से हैं, सांसद जी, है ना, जो वर्तमान में क्या है, संसद के स्पीकर हैं। याद रखना भाई इनको भी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़िए। 35 पे, कौन सी नदी सूरमा या मेघना नाम से जानी जाती है? कौन सी ऐसी नदी है जो सूरमा या मेघना नाम से जानी जाती है? पहला है बनास, फिर है बराक, फिर है कालीसिंध, फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है जी सिंधु। बताइए कौन सा है? बराक। बराक जो नदी है, अब देखो आपको नाम अजीब लग रहा होगा, बराक भी कोई नदी होती है क्या? नहीं जी, होती है। और बराक नदी होती है, उसी का नाम क्या होता है? सुरमा, है ना। कौन सी नदी? सुरमा, वह मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये 35 के बाद 36 पे आइए। पोलवरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पोलावरम विजयवाड़ा लिंक,
तो ऑप्शन ए दे रखा है तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा। देखिए मुझे तो पता है, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सीख सके। तो किस राज्य से संबंधित है ये? आंध्र प्रदेश। चलिए ये एक पार्ट आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा भारत की प्रमुख झीलें। मतलब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ किससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं? भारत की झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी झील है, कहाँ है, क्या उसकी खास बात है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन बोल रहा है भारत की सबसे तटीय कौन सी झील है? भारत मतलब भारत में तट पे स्थित कौन सी झील है? तो कौन सी झील है तट पे? चिल्का झील। आगे बढ़ो। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है? वाह, कच्छ, गुजरात में पड़ता है ये ना। फिर है राजस्थान, फिर है मणिपुर, फिर है जम्मू। बताओ। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है राजस्थान। ठीक है, याद करिएगा सांभर। फिर है तुलमुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तुलमुल। अरे वाह। और देखिए तुलमुल के साथ एक ये नाम भी याद रखिएगा, तरणमुल। तरणमुल क्या है? आपसे कोई पूछे तरणमुल कांग्रेस क्या है तो आप कहेंगे एक कोई पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और तुलमुल क्या है? परियोजना है। बताओ किस झील के किनारे स्थित है? वुलर झील। तुलमुल परियोजना किसके किनारे स्थित है जी? वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। मैं क्वेश्चन में टाइम थोड़ा कम ले रहा हूँ, स्पीड से अपन कर रहे हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस नदी पे स्थित है? याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। किस नदी पे स्थित है? रिहद। फिर देखिए 41 के क्वेश्चन पे आइए। तीस्ता नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तीस्ता नदी का उद्गम किस जिले से होता है बताइए जरा। कोल्लम जिले से होता है जी। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे आइए। चंबल नदी पर स्थित झील नहीं है। मतलब एक ऐसी झील आपको बतानी है जो चंबल नदी पे नहीं है। पहला ऑप्शन आपका राणा प्रताप सागर, फिर है गांधी सागर, फिर है निजाम सागर, फिर है जवाहर सागर, है ना। तो ये निजाम सागर है ना, ये नहीं है। देखिए जवाहर सागर भी राजस्थान में है। मतलब चंबल नदी पहले बताया था राजस्थान में, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये तीनों ही बांध से बने हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से राजस्थान की झील है। निम्न में से राजस्थान की झील है। कौन सी झील राजस्थान की है? तो ये तीनों ही राजस्थान में है। राजसमंद, पिछोला, सांबर। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हुंदरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंदरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? किस पे है जी? स्वर्ण रेखा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताओ? जोग। अब इसमें तो आप ऐसे क्वेश्चंस को तो लंबाई से भी कर सकते हैं, पर कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। जो सबसे छोटा उसकी लंबाई अगला ज़्यादा लिख देता है। तो जोग जो जलप्रपात है जिसकी लंबाई कितनी है? 255 मीटर है, जो कि सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस झील के किनारे पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया हुआ है? यार पक्षी अभ्यारण्य किस झील के किनारे स्थित है बताओ? पुल्लीकुट झील। किस झील के किनारे है जी? पुल्लीकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी झील ज्वालामुखी के कारण बनी है? इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा देना है कि झील का जो निर्माण होता है नॉर्मली तो आर्टिफिशियल भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी मतलब अंदर से लावा निकलता है, ठीक है ना। तो वहाँ पानी की मात्रा प्रेजेंट हो जाती है। बताओ कौन सी झील है जो ज्वालामुखी के कारण बनी है? लोनार। कौन सी झील है जी? लोनार। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? बताओ पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम में कम ले रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन देंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग व सड़क मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? वाह भाई। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग व सड़क मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? पहला है थालघाट, फिर है भोरघाट, फिर है ए व बी दोनों, फिर है कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे मत लगा दीजिए ए और बी को दोनों, नहीं। भोरघाट से नहीं गुजरता, ओनली कहाँ से गुजरता है? थार घाट से गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन अर्धशतक लगाने वाले हैं। डबल सेंचुरी अपने को लगानी है। अर्धशतक के करीब हम पहुंच चुके हैं। आप साथ देंगे तो अपन जल्दी डबल शतक कंप्लीट करेंगे। ये तो आप बता दो यार क्या है? बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? तो याद करो
गिलगिट पाकिस्तान, जिस पर भारत अपना दावा कर चुका, राजस्थान क्या है वो, राजनाथ जी ने कहा था कि पूरा लेके रहेंगे। तो श्रीनगर से किसको जोड़ता है जी, गिलगित को जोड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या रहेगा, भारत की जलवायु। अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जलवायु क्या, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम का भी अलग से लेक्चर लाएंगे, टेंशन ना लो। आप अगर साथ निभाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारा प्रयास है हम 1000 क्वेश्चन का आपको शेड देने की कोशिश करेंगे हर एक सब्जेक्ट। अगर उतने क्वेश्चन आप लगा देंगे ना तो आप सफलता हासिल कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत में वर्तमान में मौसम से संबंधित मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताओ। मौसम से संबंधित मुख्यालय शिमला में है, पुणे में है, दोनों, या कोलकाता में है, बोलो। टाइम कम लूँगा, पुणे में है। अपना मौसम विभाग से संबंधित जो कार्यालय वो कहाँ पे है जी, पुणे में। नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से हैं, तो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, दोनों ही प्रभावित करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्र वर्षा किस ऋतु में होती है, हाँ देखिए मैं 2 बातें बताता हूँ। एक तो ये नाम बड़ा अक्षर से अम्र वर्षा, एक और नाम है जिसको अपन कहते हैं अम्लीय वर्षा, बहुत ही अच्छे नाम है दोनों। तो अम्र वर्षा जो होती है वो किस में प्रसिद्ध है, बताइए ज़रा। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बोलो। अम्र वर्षा वह वर्षा होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो आम की खेती जब होती है। अब ये देखो आम कब आते हैं अपने, अरे गर्मी में ही तो आते हैं आम। मतलब आप सीख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा होती है जो कि आम को फायदा पहुंचाता है। ऐसा ही देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है ना, ये बहुत ही घातक होती है। जब अम्लीय वर्षा होती है मतलब प्रदूषण से कुछ एक हानिकारक पदार्थ वो अपने वायुमंडल में चले जाते हैं। बारिश जब होती है तो वो उसके साथ में वापस नीचे आते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। और जो सागर समुद्र में जो भी जलीय जीव पाए जाते हैं उनके लिए बहुत घातक होती है, वो मरने लगते हैं। तो दोनों ही वर्षा का आप पता रखिएगा। ठीक है, 53 में कौन सी ऋतु आएगी जी, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट देखिए, पूर्व मानसून काल की अवधि क्या होती है, वाह। पूर्व मानसून काल की अवधि क्या होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, मार्च से मई, क्योंकि जून जुलाई में तो मानसून आने लगता है, जून से सितंबर तक तो मानसून ही मानसून, अक्टूबर से ये तो होता नहीं है, फिर जनवरी से फरवरी में तो कोई मानसून नहीं आता। तो मार्च से कहाँ तक, मई, 54 में सी हो गया। फिर देखो भारत में मानसून गर्त किस देश के कारण आता है, अरे यार मानसून गर्त क्या होता है, मतलब वर्षा में एक कमी हो जाती है। मतलब मानसून तो आता है लेकिन वो बादल ऊपर के ही निकल जाते हैं, वो बारिश नहीं कर पाते हैं। तो भारत में मानसून गर्त किस देश के कारण होता है, तो सबसे लफंगा देश कौन सा जी, पाकिस्तान के कारण ऐसा होता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मैं बता दूं, शायद हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। जो अपने नलकूप होते हैं ना, नलकूप, नहर परियोजना, नलकूप, तो नलकूप के माध्यम से विश्व में सबसे ज़्यादा खेती भी कहाँ होती है, पाकिस्तान में ही होती है। आगे बढ़ो, 56 पे आइए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, बोलो। सीधा बताऊंगा, मासिनराम, मेघालय एक जगह है। और इसके बारे में करंट में आपने पढ़ा होगा, 2-4-5 दिन में किसी अखबार की हेडलाइन आई थी कि मासिनराम जो मेघालय, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होते हुए भी वहाँ के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा है वो पहाड़ी पे स्थित है, स्टोरेज का कोई उनके पास साधन नहीं है, जिससे एक बार बारिश हो जाती है तो पानी वो रोक नहीं सकते। ये दोनों बातें याद रखना जी। बताने को बहुत कुछ है लेकिन टाइम भी अपने को देखना पड़ता है। फिर देखिए, राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है, राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है, बताओ। अरावली पर्वतमाला का समांतर होना, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए ना तो राजस्थान दूसरा आसाम बन जाए। आगे बढ़ो, शरद ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। शरद ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, मानसून प्रत्यावर्तन काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया वो, मानसून प्रस्फोट किस राज्य के तट पर आता है, मानसून प्रस्फोट किस राज्य के तट पे आता है, केरल। ठीक, आगे बढ़ो, सीधे क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं। गारो खासी जयंती क्या है, गारो खासी जयंतियाँ क्या है, तो पहला लिखा अगले ने जनजातियाँ, फिर लिखा है बोलियाँ, फिर लिखा है साड़ियाँ, फिर लिखा है पहाड़ियाँ। वाह, देखो ऐसा एक क्वेश्चन होता है जिसमें एग्जामिनर आपको उलझाने का पूरा प्रयास करता है। बताओ, तो ये सारी पहाड़ियाँ होती है जी। उन भूगोल पढ़ रहे हैं, ये मत भूलिए आप। नहीं देखो, भूगोल का भी कोई लोचा नहीं, क्योंकि जनजाति बोली भी तो अपन भूगोल में पढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आया, भारत की मिट्टी,
कि भारत में जो मिट्टी है उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोलो, सीधा बता दूं, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। में से इंग्लिश वाला वर्ड काम में लिया है जो कई लोग हिंदी में याद करके खुश हो जाते हैं कि ये तो हम कर ही देंगे, तो हिंदी वाले के साथ इंग्लिश वाला भी लेना है भाई। क्या होता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या है देखिए, ये रहा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया गया और किसने किया? वाह, भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया गया और किसने किया, बताओ। तो भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया। तो देखिए ए और बी सी डी तो खत्म हो गए, ए अब ये 4 भी होते हैं, है ना, लेकिन 4 कह नहीं सकते आप यहाँ, क्योंकि बुक में आप देखते हैं 4 ही लिखी होती है, लेकिन 4 का पार्ट कितना मिलता है आपको? टोटल 8। अगले ने यही कहा कुल कितने भागों में विभाजित किया है, तो 8 भाग किया है किसने है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ो। बांगर व खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांगर व खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो जलोढ़ की हैं जी। इससे आसान कुछ होगा क्या? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया हो, काली मिट्टी का निर्माण कब होता है? बोलो, काली मिट्टी का निर्माण कब होता है? विशाल चट्टानों के टकराने से होता है। सीधी सीधी लाइन से आप पता रखिए नोट से, तो क्वेश्चन लगा दोगे। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा आंसर है भाई इसका। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होते है? बैरण गाजर पर किसी लागे से लाली लाल लाल शूट में, तो किसके कारण होता है जी? लोह ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। किसके प्रयोग के द्वारा लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है? किसके प्रयोग से बढ़ाई जाती है जी? चुनने को काम में लेके। चलो जी नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे। चाय इलायची में काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी क्या है? चाय इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बताओ। काली मिट्टी, फिर ऑप्शन है लाल मिट्टी, फिर है जलोढ़ मिट्टी, फिर है लेटेराइट। तो ध्यान रखिएगा काजू जहाँ होते हैं वहाँ लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? बोलो, किसके कारण होता है? केओलिन के कारण होता है जी। देखिए मोरफिन तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है ना। मोरफिन, कोडीन, निकोटीन इस प्रकार के साल्ट होते हैं। आगे बढ़ो। काजरी कहाँ स्थित है? बोलो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। काजरी कहाँ स्थित है बताओ? जोधपुर राजस्थान, है ना, अभ्यारण्य है ना एक। फिर आइए लो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया भारत की कृषि, मतलब भारत में किस प्रकार से कृषि को अंजाम दिया गया है, ठीक है ना। समय को ध्यान में रखते हुए सीधे क्वेश्चन लगाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। पहला देखो, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? बोलो जरा, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी। आगे बढ़ो नेक्स्ट। केंचुए के पालन की खेती को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। आगे बढ़ो। 2013-14 ईस्वी में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? कृषि का योगदान कितना था बताओ? 60, 18, 13.9, 20 पॉइंट, बताओ कितना था? 13.9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए आगे। चलो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का किस राज्य में प्रथम स्थान है? तो ये तो याद होगा आपको, पंजाब का है जी। बहुत अनाज होता है लेकिन मोटा अनाज में राजस्थान है, ये याद रखिएगा। अमृत क्रांति किससे संबंधित है बताओ? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है जी, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यूरिंग क्या है? पहला ऑप्शन देखो, बाल सुखाने का प्रक्रम, जिसको नहीं आता वो पता नहीं क्या लगाएगा। नेक्स्ट है तंबाकू बनाने की प्रक्रिया, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया, आम को पकाने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है तंबाकू की जो पत्तियां होती है उनको सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है जी? क्यूरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पे आओ। अन्न भंडारण करते समय नमी कितनी रखी जाती है? नमी 10% से कम होती है तो अनाज में घुन नहीं लगते, जानवर नहीं लगते। फिर देखो, मोटे अनाज में अभी बताया राजस्थान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। कोबाल्ट किन फसलों में आवश्यक तत्व है? अच्छा क्वेश्चन, कोबाल्ट किन फसलों में आवश्यक तत्व है? समय थोड़ा लग रहा है, डेडिकेटेड रहिए, पूरा सीखने का प्रयास करिएगा। हर क्वेश्चन ठीक से अगर आप लगा पाएंगे, देखिए मैं एक और अच्छा तरीका बताता हूँ, वो इसको एकदम जीरो करके आप हर एक क्वेश्चन पे टिक लगाने की कोशिश करिएगा और अच्छा सीख पाएंगे। कोबाल्ट किन फसलों में आवश्यक तत्व है बताओ?
और दलहन में होता है। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। मई जून में बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है बताओ जरा? रबी, खरीफ, गर्मा और अलसी। तो मई जून में गर्मा बोई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूंग की फसल का उद्गम स्थान कहाँ है? मतलब जो मूंग होते हैं ना, उनका उद्गम स्थान। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मूंग जो होता है वो हरे रंग का होता है। ठीक है, हरे रंग के का होने के कारण इसको हरिया भी कहा जाता है। मूंग को क्या कहा जाता है जी? हरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ो। मूंग की फसल का उद्गम स्थान कहाँ है? यहाँ राज्य नहीं दे रखा, यहाँ देश दे दिया। देखो, नेपाल, भूटान, भारत और चीन। बताओ जरा, बोलो। भारत। ठीक है, भारत में राजस्थान। ठीक, चलो आगे। भारत में सिंचाई। नेक्स्ट आपके सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? देखिए, मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग सेलेक्ट किया। भारत में सिंचाई से रिलेटेड अब आपके क्वेश्चंस लगाएंगे। चलो देखो, भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है? बोलो। 3 भागों में बांटा है। ठीक है, आगे बढ़ो। लघु, सीमांत और मैक्सिमम। 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि जब होती है तो कौन सी परियोजना है ना? तो देखिए, 2000 से कम होती है तो लघु सिंचाई परियोजना होती है। 2000 से कम है तो लघु। 10,000 से ज़्यादा होती है तो दीर्घ होती है, यानी कि वृहद होती है। 2000 से इनके बीच होती है तो मध्यम सिंचाई। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए एक ही क्वेश्चन से। ये फायदा होता है इन क्वेश्चंस का। तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है बताओ? किस राज्य में होती है? तो तालाब से तमिलनाडु। राशि मिलो तत्व, तालाब तमिलनाडु। चलो आगे बढ़ो। केरल राज्य में स्थित सिंचाई परियोजना है। अब नीचे कुछ एक परियोजना लिखी गई है, उनमें से एक केरल की है और बाकी सारी बाहर की है। पहली है देखो, दमन गंगा परियोजना, फिर है संभर परियोजना, फिर है पंबा परियोजना, फिर है टिहरी परियोजना। तो बताओ जरा कौन सी है? अरे नाम से ही प्रतीत होगा, पंबा। पंबा, केरला वाले यूँ ही तो बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसको इम्पोर्टेंट लगा देना भाई। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताओ जरा? आपके सामने प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश ये लिखे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री होता है जी। ठीक है, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। गिरना सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? याद करो, ऑप्शन नीचे अभी आने वाले हैं। गिरना किससे रिलेटेड है, किस जिले से संबंधित है? तो गिरना नासिक से संबंधित है। ठीक है, आगे चलो आगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आएंगे भारत के खनिज संसाधन से, जो कि भारत में बहुत ही बड़ा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन को क्या है आपको पढ़ना है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। अरे कोलकाता में। आगे बढ़ो। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बोलो। खनिज अन्वेषण का है नागपुर में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। पेट्रोलियम के क्षेत्र में पहला कुआं कौन सा व कब खोदा गया? कब खुद आ गया? ठीक नहीं लिखा गया जी, आई एम सॉरी, खोदा गया। तो देखो, पहला है मंगला, फिर है जुस्सी, फिर है वसुंधरा, फिर है पल्लामू। बोलो कौन सा सही होगा? तो याद रखिएगा, वसुंधरा। ठीक है, देखिए मंगला भी एक कुआं है, ये राजस्थान का पहला कुआं है। ठीक है, आगे बढ़ो। कौन सा राज्य मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ये तो लगा दो यार। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है बताओ? मैग्नीज। अरे ओडिशा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। आगे बढ़ो। किस राज्य में नहीं, किस राज्य में दस्ते के साथ नहीं, ये क्वेश्चन ठीक करो भाई। किस राज्य में जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है? और साथ में खान भी आपको बताई हुई है, ऑप्शन को देख के करना है। किस राज्य में जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है बताओ? तो ज्वार खान, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस खनिज के कारण भारत आत्मनिर्भर है? वाह भाई, सेल्फ डिपेंडेंट। बताओ किसके कारण? पहला ऑप्शन दे रखा है लोहा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, फिर है तांबा, फिर है बॉक्साइट, फिर है कोयला। तो किसके कारण है? बॉक्साइट। बॉक्साइट में भारत आत्मनिर्भर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोयले की
उद्योग को कहा जाता है, कोयले के उद्योग को क्या कहा जाता है जी? पहला है उद्योग की रोटी काला सोना, फिर है गरीब का निवाला, ए व बी दोनों, बताओ 94 में क्या आएगा? देखो बोलो। तो दोनों ही बोला जाता है, उद्योग की रोटी और काला सोना, डी इज द करेक्ट। अब कई लोग इसको गरीब का निवाला बोल देते हैं, तभी तो ये लिखा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा? चार है, ये कोयले के प्रकार लिखे गए हैं जी चारों, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी या बिटुमनी, एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, सेंचुरी लगने वाली है, साथ रहिए, जज्बात रखिएगा, जुनून रखिएगा, अभी खत्म कर लेंगे। भारत में सर्वाधिक थोरियम कहाँ पाया जाता है? थोरियम क्या होता है पहले तो ये जान के, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। थोरियम एक विस्फोटक पदार्थ होता है, और ये कहाँ पाया जाता है जी, बताओ बोलो। पाली भीलवाड़ा राजस्थान में, पाली भीलवाड़ा राजस्थान में, ठीक है। मतलब विश्व में भी ये सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश अभ्रक का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश अभ्रक का 72% उत्पादन करता है जी। नेक्स्ट बढ़ो आगे, वर्तमान में भारत में कुल कितने तेल शुद्ध कारखाने लगाए गए हैं? 17, 3, 20 और 1, 21। 17 सरकारी है जी, ध्यान दो थोड़ा, 17 सरकारी है, कुल पूछा आपको है ना। 3 क्या है? प्राइवेट, और 1 क्या है? अर्ध सरकारी। तो कुल कितने हो गए? 17, 3, 20 और 1, 21। तो टोटल कितने हैं? 21। साथ में चारों क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। सरकारी कितने हैं? 17, प्राइवेट 3 है, और अर्ध सरकारी कितना है? 1। तो टोटल कितने हो गए? 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। टिन का भंडार किस जिले में है? 99 पे आ गए हैं, किस जिले में बताओ? बस्तर जिले में है, ठीक। आगे बढ़ो, हाल ही में यूरेनियम का नया भंडार कहाँ मिला है? भारत में सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देगा। तो देखिए कहाँ मिला है, पहला है खंडेला राजस्थान, फिर है तमिलनाडु, चौरस छत्तीसगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो खंडेला राजस्थान में मिला है। ये लो जी, सेंचुरी लग चुकी है, अपने सेंचुरी लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उद्योग से रिलेटेड आ गया जी, भारत के उद्योग, मतलब यहाँ से अपनी सबसे ज़्यादा इकोनॉमी चलती है, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से मिलता है। जिस अंदाज के साथ आपने इतना पढ़ा है, उसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वाले 100 क्वेश्चन अपन और लगाएंगे, पूरे 200 करके जाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इसका मीनिंग है कि आप सारा कुछ ईजिली कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। निम्न में से स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लोहा इस्पात कारखाने हैं, स्वतंत्रता से पहले कौन से हैं जी, बताओ जरा। तो पहला ऑप्शन अगले ने दिया है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, ये भी पहले का है मैसूर स्टील, सारे ही ऑप्शन सही है, ये तीनों ही किससे है? स्वतंत्रता से पूर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी, निम्न में से दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित कारखाना कौन सा है, बोलो। तो कौन सा? वो बोकारो स्टील प्लांट, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में लिखा है, ये तो नहीं हो सकता। सेल का पूरा नाम क्या है? सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाकी आप देख लेना, कन्फ्यूजन वाले हैं। हिंडाल्को की स्थापना किस स्थान पे हुई, बोलो। हिंडाल्को कोरबा में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालको का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि सीधा रट्टाफिकेशन है भुवनेश्वर में। आगे चलो, नेक्स्ट चलो जी आगे। 106, किस शहर को छुट्टी वस्तुओं की राजधानी कहा जाता है? किस शहर को छुट्टी वस्तुओं की राजधानी कहा जाता है, बोलो। तो मुंबई शहर को कहा जाता है जी। नेक्स्ट आगे बढ़िए, किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है, बोलो, फटाफट बोलो। अहमदाबाद। चलो सारा रिवाइज हो जाएगा अगर बुक ठीक से पढ़िए, पूरी लिस्ट का रिवाइज हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, लोग क्या कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो शायद कृषि उद्योग, अरे कृषि उद्योग नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग जो है ना वो सबसे प्राचीन उद्योग है, याद करिए, गांधी जी वाली खादी, है ना। चलो जी क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सकल घरेलू उत्पाद, सीधा बता दो, सकल घरेलू उत्पाद। इसका इंग्लिश में भी आप याद रखिएगा, कई बार ये नहीं आता है। सोने का रेशा नाम से कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, बताओ भाई। जूट उद्योग, कौन सा उद्योग है जी? जूट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक। भारत में चीनी मिल की स्थापना का, चीनी ये वो चीनी नहीं है, चीनी मतलब शुगर, ठीक है ना, मतलब जिसको उत्तर प्रदेश वाले क्या कहते हैं, शक्कर। हाँ, भारत में चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी बोलो, 1903 में। ठीक है, आगे बढ़ो। भारत में आधुनिक सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया जो कि असफल रहा। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगा जो असफल रहा। ऑप्शन आपके सामने है, बोलो। मद्रास। ठीक, आगे बढ़ो। भारतीय रुपयों के नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना कहाँ है। होशंगाबाद में। कहाँ है जी, होशंगाबाद में, है ना। अब ध्यान दीजिए, नोट बनाने का कारखाना भी है, एक होता है अखबार का कागज बनाने का कारखाना भी है, ठीक है ना। आगे चलो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्या कहानी होगी देखते हैं अपन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना क्या है। उद्योग को विकास उद्योग के, कौन सा उद्योग ऐसा है जिसको विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो मोटर गाड़ी उद्योग को। ईंट उद्योग को मत कर देना जी, मोटर गाड़ी उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। डीजल से चलने वाले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ होता है, बोलो। कहाँ होता है जी, वाराणसी में होता है। टाइम कम लगाना है अब अपने को, फटाफट क्वेश्चन लगाने। भारत का कौन से रेशम के उत्पादन पर एकाधिकार है, बताओ कौन सा रेशम है जिस पे भारत का एकाधिकार है, बोलो जल्दी। मूंगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। चरम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है। चरम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, बताओ। कानपुर में है जी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, बोलो। 1954 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। 120 क्या है। निम्न में से टेलीफोन उद्योग कहाँ है। बेंगलुरु, फिर रूपनारायणपुर, ए व बी दोनों, फिर कोलकाता, बोलो। तो दोनों ही जगह है, बेंगलुरु में भी और रूपनारायणपुर में भी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ गया भारत के परिवहन से रिलेटेड। परिवहन मतलब वायु जल, परिवहन का मतलब क्या है, वायु, वायु के साथ जल, जल के साथ स्थल, तीनों की क्वेश्चन अपन यहाँ पे डालने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण किस विभाग के द्वारा किया जाता है, बोलो। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण किस विभाग के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय लोक निर्माण से किया जाता है। चलो जी, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 122, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों से गुजरता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों से गुजरता है, 6 राज्यों से गुजरता है, ठीक है ना। इसमें देखिए 44 को भी आप थोड़ा याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन में है। 123 का क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन सा शहर नहीं आता। कौन सा शहर नहीं आता बताओ। अरे पोरबंदर नहीं आता, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तो आते ही हैं। आगे बढ़ो। किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक सड़क घनत्व, सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ है बताइए ज़रा। अरे दिल्ली में है ना, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है अगले ने। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, बताओ। 1960 में। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रेल को सामान्य राजस्व से अलग किया गया, ठीक है ना। मतलब रेलवे को अलग ही बोर्ड किस समिति की सिफारिश के ऊपर बनाया गया, बताओ। ऑप्शन आपके सामने हैं। एडवर्थ कमेटी, ठीक। आगे बढ़ो। वर्तमान में सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेल, अरे मोदी जी आग लगा दी रहे, वंदे भारत एक्सप्रेस। ध्यान रखिए, इससे पहले कौन सी चलती थी, शताब्दी एक्सप्रेस चलती थी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है
कि वंदे भारत एक्सप्रेस से पहले तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी थी? शताब्दी, कोलकाता से चलती है वो, दिल्ली से कोलकाता। नेक्स्ट देखिएगा 128, बिजली से चलने वाली पहली रेल कौन सी थी? तो ये तो यार याद रख लो, डेक्कन क्वीन थी। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल थी, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, ए व बी दोनों। आगे बढ़ो, भारत में पहली भूमिगत रेल मार्ग कहाँ है? बोलो, दमदम से टोलीगंज। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेल के पीएम बनाने की फैक्ट्री क्या है? देखिए, पीएम नहीं है, ये है यहाँ पहिए। ठीक है, पीएम बनाने की फैक्ट्री होती तो हम भी बन जाते उस फैक्ट्री में जाके। पहिए बनाने की फैक्ट्री कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है छपरा में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, ओवर राइटिंग हो चुकी, मैंने सही कर दिया है। हमें प्यार है भारतीय रेल से, आहा, गीत किसने गाया था? बताओ। सत्य प्रकाश जी ने गाया था जी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय विमानपत्तन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ऐसे भी पूछ सकता है अगला, AAI। ठीक, भारतीय विमानपत्तन का गठन कब किया गया था? बताओ, 1 अप्रैल 1995। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में, चेन्नई में। ठीक, आगे बढ़ो, देश का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है जी? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएंगे? भारत की जनगणना से। अब क्वेश्चन अपन स्पीड से लगा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि रिवाइज आपको करना, सारे क्वेश्चन आपको सीखने। देखिए, क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? बताओ। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, सी आंसर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, राज्यों का ऐसा युग्म जिसमें कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, आरक्षण को लेके विवाद होते हैं ना बार बार, कौन सा है बताओ? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आगे चलिए, राज्यों का ऐसा युग्म जिसमें अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, ऐसा यहाँ पे आपको लिखना है युग्म। ठीक है ना, मैं ठीक कर देता हूँ, जिनमें अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, कौन सा है जी? बताओ। हरियाणा और पंजाब। आगे बढ़ो, 139 पे आओ। अब विविध महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑल ओवर अपन ने क्वेश्चन यहाँ निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत में किस प्रधानमंत्री ने प्रमुख उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर का है? कौन से प्रधानमंत्री ने भारत की जितनी भी ये योजनाएं नदी जोड़ने की, ठीक है ना, उसको क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर का है। बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ो, व्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य नहीं है, कौन सा राज्य है जो लाभान्वित नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है, ये लो। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने हैं आपको, कृष्णा नदी के बारे में ये अच्छा क्वेश्चन है। इडुक्की परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इडुक्की ऐसा नाम आया था, पहले भी बताया था, इस प्रकार के नाम केरल में चलते हैं, केरल है ना। पन्नामा परियोजना, देखिए पन्नामा पेपर लीक प्रकरण भी था, जिसमें आपकी कांग्रेस पार्टी गली थी, है ना। पन्नामा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अब तो बता दो यार। अरे गुजरात, गुजरात में तो आधा कांड है। आगे चलो, बग लिहार परियोजना किस नदी के किनारे? बग लिहार परियोजना किस नदी के किनारे है? पहला है चेन्नई, फिर है चिन्नाव, ठीक है, फिर है सातल, फिर है बनास। तो चेन्नई ये भी एक नदी है जी। आगे बढ़ो, 145 पे चलते हैं। निम्न में से वह परियोजना जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, छाटो, कौन सी है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है? तिलैया परियोजना नहीं, ये तीनों ही है। देखो, तुलबुल नाम पहले आ चुका था, सतलज भी है, दुलहस्ती परियोजना भी है, तो तिलैया परियोजना नहीं है। नेक्स्ट 146 पे आओ, 146 वह परियोजना जो महाराष्ट्र में नहीं है, छाटो,
कहा ना मैंने, ठीक से पढ़ा होगा ना तभी होगा। शारदा परियोजना नहीं है ये, पूर्णा, गिरना, जायकवाड़ी तीनों ही महाराष्ट्र में है। निम्न में से नगर व नदियों में गलत युग्म का चयन कीजिए। अब देख लो, ऐसा क्वेश्चन वही लगा पाएगा जो अच्छे से नदी पढ़ी है जिसने। बरेली में रामगंगा, लुधिया पहले वाला शहर है, बाद वाली नदी है, तो गलत का आपको चयन करना है। तो लुधियाना, अरे ये लुधियाना तो पंजाब में यार, यहाँ गंगा नदी थोड़ी प्रवाहित होती है, तो डी आंसर सही है। चलो, लेकिन लुधियाना का एक क्वेश्चन ये भी आप याद रखिएगा, कपड़े के मामले में सबसे ज़्यादा है। निम्न में से पर्वतीय नगर व राज्य के गलत युग्म का चयन कीजिए। पर्वतीय नगर कौन से राज्य में है, ये कौन सा गलत युग्म है, ये आपको चूज करना है, बताओ ज़रा। माउंट आबू तो राजस्थान में, केरल में थोड़ी है। आगे चलो, डी आंसर सही था। सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ है? हेली। कहाँ है नहीं, कौन सा है? हेली। फिर 150 है, किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? अरे भाई मेरी दादी बता दे, मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट आओ, 151 पे आ जाओ। क्या कहता है अगला, देखिए। किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है, याद होगा आपको, सलीम अली। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? बोल लो। डाचिगम सेंक्चुरी में पाया जाता है, अजीब सा नाम है एक। आगे चलो, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा नृत्य जनजातियों द्वारा किया जाता है, बताओ। पोन्नग नृत्य, पोंग नृत्य बोलते हैं इसको, है ना, पोन्नग, या इसको यो भी लिख सकते हैं पोंग नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ो आगे। किस नेशनल पार्क को पक्षियों का संरक्षक कहा जाता है? केवला देवी को, ठीक है, केवला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क की बूरी लामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दो क्वेश्चन बन गए, है कौन सा बूरी लामजाओ, और ये कौन से राज्य में है बताओ जरा। तो ये मणिपुर राज्य में है जी, मणिपुर, ठीक। आगे बढ़ो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में नहीं है? छांटो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो साथ में चार क्वेश्चन तैयार करो, दो क्वेश्चन तैयार करो, तीन तो है एक नहीं है। देख लो 156, कांवड़ा नहीं है। और देखो कांवड़ा, सबसे ज़्यादा कांवड़ा कहाँ पाए जाते हैं? शायद अरुणाचल प्रदेश में। कांवड़ा एक पक्षियों की जाति होती है जी, जो कि मृत पशुओं को खाता है। राजस्थान का अभ्यारण्य नहीं है, निम्न में से कौन सा है बताओ। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है ही नहीं राजस्थान में, बाकी तीनों है। फिर देखो, आहा वाह, सीआरपीएफ वालों जागते रहो। देखो जी, क्या है? कस्तूरी हिरण व पहाड़ी तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? पहला है सुंदरवन, नेक्स्ट पेज पे आएगा भगवान महावीर उद्यान, तो इसका आंसर है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान में दोनों ही पाए जाते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आंसर की भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आप पूरी पीडीएफ निकाल लीजिएगा आंसर की, फिर क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है ना। और एक बार आप क्लास जरूर देख लीजिएगा। एक सींग वाला गेंडा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है बोलो? काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है जी। नेक्स्ट, रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सविल क्या है जी ये? ऑप्शन देखो, जंक फूड, तकड़े बनाए अगले ने, मेंढक की प्रजाति, कछुए की प्रजाति, राजस्थानी रिवाज, बताओ। तो ये कछुए की 3 प्रजातियां होती है जी, ठीक है। और देखिए 3 4 होती है, एक और मैं बता दूं आपको, एक होती है ओलिव, पहली प्रजाति होती है कछुए की ओलिव, है ना, याद रख लो। फिर होती है रिडले, फिर होती है ग्रीन सी, फिर होती है हॉक्सविल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये है जी रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ो, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बोलो? कैलाश जी सांकला, ठीक है। आगे बढ़ो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? पेंच, महाराष्ट्र। आगे बढ़ो, रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देता है? पहला है लाल रंग के वस्त्रों के बारे में, मिट्टी के बने बर्तनों के बारे में, विश्व में प्रथम स्थान पशु पक्षियों की विलुप्त प्रजातियों के बारे में। डी इज द करेक्ट आंसर। 165 पे आइए। 1972 में भारत में टाइगर रिजर्व कितने थे बताओ? कितने थे जी? 9 थे, ठीक। आगे बढ़ो,
नेक्स्ट, किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है? वाह यार, कौन सा शहर है जहाँ भगवान का निवास स्थान है? बोलो। प्रयाग, इलाहाबाद के नाम से वो जाना जाता था। आजकल यहाँ से सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया है बाबा जी ने। भारत में झीलों का नगर कौन सा है? बोलो। भारत में झीलों का नगर कौन सा है? श्रीनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, जो सबसे गंदी है? बताओ। साबरमती। आगे चलो। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। देखो, कन्नौज का एक व्यापारी था जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अच्छे से सरकार ने उसकी मारी थी, है ना। खुशबुओं का शहर किसको कहा जाता है? कन्नौज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इत्र बनता है। फिर चलो, वृद्ध गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी नदी है जिसको बुढ़ी गंगा कहा जाता है? बोलो। अरे गोदावरी। आगे चलो जी, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर में, मतलब 4 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ आके मिलते हैं? पहला है वाराणसी, दूसरा है गंगटोक, नेक्स्ट है नोएडा, और नेक्स्ट है कानपुर। तो आंसर कानपुर होगा इसका, कानपुर में मिलता है। और कानपुर में पता है गाड़ी पलटी थी। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? वाह, बताओ मिजोरम की राजधानी कहाँ है? 172 में बोलो। आइजोल है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक पक्का आने वाला है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। राजधानी का एक क्वेश्चन आपके आएगा। आगे बढ़ो। 29वें राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बोलो। 29वां राजधानी जी, राज्य था कौन सा? बताओ। तेलंगाना था। ठीक है ना। किन किन राज्यों से निकला था? 4 राज्यों से निकला था, पता होगा आपको कहानी। उसकी मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। 175 पे, कौन सी प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई? देखो, ये निग्रो, नार्टिक, प्रोटोसागरी, ये जनजातियां हैं, है ना। ये प्रजाति किसी पेड़ की नहीं है, जनजातियां हैं। तो इनमें से कौन सी है जो भारत में सबसे अंत में आई है? बोलो। तो नार्डिक सबसे अंत में आई थी, है ना। शरणार्थी थे, शरण दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? बोलो। 8.6%। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है नहीं थे? यूबी डेबर। यूबी डेबर थे जी। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नागा जनजाति का त्यौहार कौन सा है? बताओ। ऑप्शन ए आपको सतपुड़ा दिया गया है, बी आपको मिशाइन, फिर है मिथन, फिर है कोलल। तो मिथन त्यौहार है उनका। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। टोडा जनजाति के लोग किस पशु का ज़्यादा पालन करते हैं? भैंस का करते हैं। ठीक। आगे बढ़ो। आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तेरहताली, गरबा, गोचर, सरहुल। तो आंसर है इसका सरहुल। ठीक। आगे चलो। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेरी कहलाते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताओ। शिकागो, न्यूयॉर्क, हावड़ा, कोई नहीं। बताओ जरा। शिकागो। भारत का सबसे बड़ा है हावड़ा, कोलकाता में पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा? वाह, बताओ कौन सा है जो सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ता है? तो हांगकांग पड़ता है, भारत नहीं पड़ता। हांगकांग। ठीक। आगे बढ़ो। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? ये मैंने पहले भी बताया था जब बात हुई थी अपने पाकिस्तान से रिलेटेड। दोस्तों जुड़े रहो, थोड़ा सा टाइम में आपका और लूँगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से मैं क्लियर करवा दूंगा। तो विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है जी? पाकिस्तान में। ठीक है ना। वहाँ नलकूप से रिलेटेड अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया। ठीक। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटली की गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है भाई? कौन सी नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? बोलो। पो नदी। कौन सी नदी है? पो 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 पो। इसे याद रखो, इटली की गंगा क्या है? पो 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 पो। विश्व की विख्यात मक्का मंडी, मक्का मंडी है ना, मक्का मदीना नहीं है, मक्का मंडी कौन से शहर में है? बताओ। टाइम है आपको। तो किस शहर में? ये लुइस शहर में। ठीक। आगे बढ़ो। रबड़ के पेड़ का मूल स्थान कहाँ है?
बोलो कहाँ है बताओ? ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा रबड़। कौन सी संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? भाई साहब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। कौन सी संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो इसका आंसर है मलका संधि। ठीक है, मलका संधि। नेक्स्ट आगे बढ़िए। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बताओ। कांगो नदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही। ठीक, माही मेरे माही। बुढ़ा हो गया माही, अब नहीं चलता, लेकिन फैन फॉलोइंग है। हाँ, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से कौन सा विख्यात है बताओ? जोग जलप्रपात। ठीक, जो यहाँ इंडिया में नहीं है, विदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चियापास का पठार कहाँ स्थित है बताओ? मेक्सिको में है। ठीक, आगे बढ़ो। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा? सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा, मतलब जिसकी पूरी जमीन काम में आती है, अपनी तरफ पहाड़ों में बंजर ऐसे नहीं है, बताओ। तो ये है कजाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट बढ़ो आगे। 190 पर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? अराविले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील ज्वालामुखी से बनी है? यार ये पहले भी आ गया था ना, हो सकता है ऑप्शन चेंज हो। तो लोनार झील। ठीक है ना, हो सकता है ऑप्शन चेंज हो। तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति प्रसिद्ध है बोलो? तिलहन उत्पादन पीली क्रांति में होता है ना। आगे चलो, ग्वार का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? राजस्थान में पानी तो है नहीं, बेचारे बारिश से खेती करते हैं और बारिश के पानी से ही हमेशा ग्वार की खेती होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? साइबेरियन ही है। ठीक, 199 तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला नगरी के नाम से विख्यात कौन सा शहर है? बताओ। धनबाद। ठीक, तो ये थे जी अपने सारे 200 क्वेश्चंस, जिनके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से स्टडी की है। आशा मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि आप लास्ट तक जुड़िए। देखिए टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप सीख के जाएंगे। अगर एक बार आपने पूरी अच्छे से ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी और ये सारे क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, 40% आपके मन में, मतलब आपकी तैयारी ठीक है। आशा करता हूँ कि हर बच्चा लास्ट तक मेरे साथ जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार की आपको काफ़ी सारी क्लासेज आप मिलेगी। आप चैनल पे विजिट करते रहिएगा, सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।